गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी फिनिश हुई क्लास आप लोगों की? हाँ सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। तो पैर कब से शुरू हुई है? कितने बजे शुरू हुई थी? सर हो गई थी ऑलमोस्ट टाइम पर। तो क्या ब्रेक चाहिए क्या? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। सर हाँ जी। तो माइनर का पेपर डिस्कस कर सकते हैं, एक दो डाउट थे। हाँ, क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हैं? बोलो। शेयर करूं क्या पेपर? एडवांस में ढीला आ रहा है तुम लोगों का स्कोर यार। मेन में तो फिर भी तुम लोग 90 के आसपास पहुंच जा रहे हो 100 में से। एडवांस में क्यों कम है? समय तू क्यों पीछे रह गया एडवांस में? सर उसमें एक क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, वो शायद मेरा पूरा आया नहीं था क्या, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो आपके पास रैंक लिस्ट है? हैं? क्या बोल रहे हो? आपके पास रैंक लिस्ट है? आंसर्स? नहीं सर, रैंक लिस्ट। रैंक लिस्ट नहीं, मेरे पास नहीं। आ गई क्या रैंक लिस्ट? नहीं, नहीं वो नहीं इस दिखा बार रहा। वैसे वो दिखा नहीं रहा। दिखा रहा है। दिखा नहीं। नहीं, मेरे पास भी नहीं आई अभी। सर एडवांस का 6th वाला। तुमने ट्राई कर लिए पेपर दोबारा से? हाँ सर। ठीक है, एक मैं रैंक लिस्ट मांगने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, होल्ड करो जरा। मैं एक बार पेपर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। पेपर सामने रख के डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं उसको स्क्रीन पे। एडवांस वाला? हाँ सर सर। पहले मेंस वाले का फिर ठीक है सर, एडवांस। दोनों ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर। सर फाइनल एग्जाम भी ऐसे ही टाइम पे होता है क्या? मतलब जो आईआईटी असली वाला जो होगा जी, वो भी इसी टाइम पे होगा जो हमारा माइनर होता? ऑलमोस्ट इसी लेवल का होता है, इससे 20% टफ मानो आप। सर नहीं, लेवल नहीं, मतलब टाइम यही रहता है। हाँ, टाइम यही रहता है। क्यों? टाइम मतलब क्या? टेस्ट का टाइमिंग्स या ड्यूरेशन या क्या? सर नहीं, ड्यूरेशन नहीं, टाइमिंग। मतलब वो शाम के टाइम पे वो 5 o'clock तक, 2 to 5। हाँ, एक एक से 9 से 12 होता है, एक 2 से 5 होता है। ठीक है सर। एक 9 से 12 होता है, दूसरा 2 से 5 होता है। एक मैं पेपर डाउनलोड कर लूँ फिर डिस्कस करते हैं। अभी भी कोई मिसिंग है? पार्टिसिपेंट कौन नहीं आया? नकुल? वेर इज नकुल? नकुल नहीं दिख रहा ना?
चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ और मैं फिलहाल खोल रहा हूँ मेंस वाला पेपर आपके लिए। हाँ जी, दिख रहा है पेपर आपको? हाँ जी बोलो, क्वेश्चन नंबर। सर फिफ्थ वाला। In the circuit shown, the reading of the ammeter and voltmeter are 4 ampere and 20 volt. Meters are non-ideal, then R is। तो एमीटर की रीडिंग 4 एम्पियर है, तो इस पूरे सर्किट में अगर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो आर का और वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो आर कितना होगा? ऑब्वियसली 5 से तो ज्यादा ही होगा थोड़ा सा। दो चीजें पैरेलल में होती हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंडिविजुअल वैल्यू से तो कम ही आता ना। सर पर आपने इसे कांस्टेंट करंट कैसे माना? मतलब अगर ये नॉन आइडियल है, मतलब अमीटर की भी रेजिस्टेंस है और वोल्टमीटर की भी रेजिस्टेंस है, तो अगर आपने एक कुछ बैटरी पहले लगाई थी, जब अगर ये अमीटर और वोल्टमीटर आइडियल होते हैं। अभी की रीडिंग बता रहा ना, मैं तो प्रेजेंट सिचुएशन देख रहा हूँ, अभी रीडिंग इतनी है। हाँ सर। अभी रीडिंग एमीटर की 4 एम्पियर है, हाँ यानी इस रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो भी रेजिस्टेंस है उसमें कितना 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, हाँ और उसका उसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट मेरे को दिख रहा है। हाँ तो मुझे ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम है। हाँ अब आर और वोल्ट मीटर का जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा उसका इक्विवेलेंट अगर 5 है तो आर कितना होगा? आर 5 से तो ज्यादा ही होगा ना। हाँ सर। अच्छा वैसे। ओके ओके ओके। तो सर मैं मतलब इसमें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना कि बाहर से आपने कोई कांस्टेंट करंट सोर्स लगाया है या बाहर से एक वोल्टेज सेम वोल्टेज की बैटरी लगाई है और फिर कैलकुलेशन करनी पे, ऐसा कुछ नहीं सोचा ना नहीं सर? नहीं, प्रेजेंट रीडिंग दी हुई है बस ना अभी। हाँ सर पूरा ठीक है। बताया जा रहा है कि इन दी एब्सेंस ऐसा था और लगाने पर क्या हुआ। ओके। और बोलो, और किसी को मेन के पेपर में कुछ पूछना है? सो 17th बता सकते हो? इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ये 20 वोल्ट है, ये ई है, ये आर है, 2 वोल्ट है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। पता नहीं मुझे ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो दोनों डायरेक्शन में करंट हो सकता है, ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, और ई पे डिपेंड करेगा ये, वैल्यू ऑफ ई पे। ठीक है सर, ठीक है। क्या आंसर लगाया तूने इसका? ए? हाँ सर, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि ई के बावजूद वो 20 और 2 पे है। क्या मतलब ए का पोटेंशियल 20 है ना? देखो, केवल प्योरली रेजिस्टिव जहां पर चीज दिखाई दे रही हो वहां पे आप ये कह सकते हो ना कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा होगा। हाँ सर ठीक है। तो आर के लेफ्ट एंड पे टर्मिनल होगा 20 माइनस ही। हाँ सर समझा, ठीक है। और बोलो, कौन कौन से दो गलत हुए हैं? तो सर मेरा 7th और 17th हुआ है मेरा। 7th और 17th। 7th क्यों गलत हुआ है? तो वो पता नहीं, मैंने कुछ तो कर दिया एग्जाम में गलत। आर्यन तेरे तो नहीं, कुछ गलत नहीं है। फुल है? हाँ सर। बढ़िया। और ये अनिकेत? सर मेरा इंटीजर टाइप में गलत हुआ। क्यों? नहीं सर, उसमें मैंने फोर्स को ही लेके कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक्सेलरेशन नहीं निकाली, फोर्स दोनों में mg आ रहा था, 1 लगा दिया मैंने। चलो जी, और तेरा सामयिक? सर 9th और 16th। 9th और 16th सबने अलग अलग पसंद करके गलत किए हैं। 16 क्यों गलत है? सर मैंने मतलब पूरा पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत करके यार तुम मतलब गड़बड़ कर रहे हो मेरे साथ तुम। ओह।
और आर्या जी, आर्या मिश्रा, क्या स्कोर जेई मेन में? है क्लास में कि नहीं? मैंने एंट्री तो दी थी। सर आप एक बार सिक्स्थ वाला बता सकते हैं क्या? Sixth, the resistance in each arm is R12, R10। हाँ बता सकता हूँ, क्या बताऊँ इसमें? रेशियो Q12/Q34 of amounts of heat liberated per unit time in the conductor 1, 2 and 3, 4। तो करंट्स की रेशियो बतानी पड़ेंगी आपको ना। हाँ सर, मुझे इससे 4:1 आया था। एक बार सर बता सकता हूँ? क्या आंसर करंट की दिया रेट बेटी? 4:1 ही आती है। सर मैच हो रहा है, मतलब करंट पावर तो सेम आ तो रहा है। हाँ भाई, क्या क्यों अकेला तू लगा हुआ है? सबका ठीक आ रहा है जब। ठीक है सर, चेक करता हूँ वापस। आंसर 16:1 दिया क्या? हाँ सर। हाँ तो फिर करंट का स्क्वायर कर दिया होगा ना। हाँ सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट आंसर 4:1 आया था। चेक करूंगा सर। ठीक है जी, मेंस में पूछना है किसी को और कुछ? नो सर। अरे वापस आ गई। अरे बताओ क्या स्कोर है मेंस में आपका? कुछ प्रॉब्लम है इसके सिग्नल्स में, आवाज नहीं आ रही है इसकी। हाँ जी, दिख रहा है एडवांस का पेपर आप लोगों को? हाँ सर। बोलो जल्दी से प्रॉब्लम्स। सर 6। तो मुझे इसमें थोड़ा विजुअलाइज नहीं हो पाया, मतलब मुझे नहीं हो पाया थोड़ा। एक स्मूथ स्फीयर है हाँ सर। फिक्स्ड, और उसके ऊपर एक रस्सी रख दी गई। सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर। हाँ मतलब रस्सी का रेडियस R/2 है, तो ऑब्वियसली वो ऊपर से जब डाल दोगे तो वो अटक जाएगी ना वहां पे। हाँ हाँ सर। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं इस रोप का, एक सेकंड, कौन आया है? एंट्री आई है किसी की? पता नहीं। होल्ड करना 1 मिनट यार। सर हाँ जी बेटे। हाँ जी बोलो। आप अभी क्या करा रहे हैं? मैं अभी ज्वाइन किया है मैंने। हाँ इतनी देर से आप ज्वाइन कर रहे थे। वो मेंस का पेपर डिस्कस किया था, आपका स्कोर बताओ मेंस में क्या आ रहा है?
मेंस में 80, एडवांस चेक नहीं किया है। मेंस में कम है आपका स्कोर। चलो ये एडवांस वाला पेपर डिस्कस करा था मैं, तो ये वाली स्क्रीन दिख रही है जिसपे मैं लिख रहा हूँ अभी आपको? नहीं सर, बस वो क्वेश्चन दिख रहा है ठीक है, सर। अभी दिख रही है? हाँ सर, हाँ बस हाँ। एक चीज पूछनी है सर। आप बता सकते हैं इंटरप्रिटेशन राइट है कि नहीं? मतलब कि ये एक सर्कुलर, मतलब आपका ये एक स्फीयर है और इसमें आपने एक वर्टिकल लूप बना के इसमें डाल दिया है। क्या? ये आपका एक स्फीयर है और इसमें वर्टिकल लूप बना के आपने प्लेस कर दिया उसमें। स्फीयर में ऐसा कुछ है ना? वर्टिकल लूप बना के डाल दिया मतलब? नहीं, ये मेरे पास एक स्फीयर है, एक रस्सी का लूप बनाया और इसके ऊपर रख दिया सच दैट वो ऐसे आ गया। अच्छा ठीक है सर। तो ये इसके सरफेस पे रेस्ट करेगा और इस पे ऐसे नॉर्मल लगेगा चारों तरफ, रेडियली आउटवर्ड। समझ आ रहा? यस सर। तो इस नॉर्मल का आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा और फिर वो एक डिफरेंशियल एलिमेंट बना के उस पे dn का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 2t sin d थीटा बाय 2 के बराबर कर देंगे। ओके सर। और बोलो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछना आपको? सर एक सेकंड। ऐश्वर्या आपका क्या स्कोर बन रहा है? सर 156। 156? क्या हो गया इस बार? सर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई सर। फ्लूइड के तो आसान आसान थे यार, क्वेश्चन तो टफ नहीं आया था उसका कोई। सर एक बार क्वेश्चन 12 पे जा सकते हैं? हाँ सर 12th क्वेश्चन। सर 1 2 3 4 लग रहा है आंसर। मुझे तो बस 3 4 आ रहा था। हाँ बस 3 4 आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी विल बी टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो दो आएंगे ना, तो सी नहीं आएगा। एबीडी आंसर है। सर 1 2 नॉट। सर एक बार रिपीट कर सर सकते हैं वापस क्या कर बोला? सकते बता। बी के रिलेटिव ए राइट में भी जाएगा और नीचे भी जाएगा ना। हाँ सर। हाँ तो फिर सी कैसे हुआ? ठीक है सर, सी तो नहीं होगा सर, लेकिन फिर ए और बी कैसे हो रहा है, मुझे वो नहीं समझ आया। जितना बी लेफ्ट में जाएगा उतनी ऊपर वाली रस्सी की लेंथ घटेगी जो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द रोप है, हाँ सर। तो उतनी वर्टिकल पार्ट ऑफ द रोप की लेंथ बढ़नी चाहिए। हाँ सर, बट उससे तो बस वर्टिकल डायरेक्शन वाला फिक्स्ड होगा ना, हॉरिजॉन्टल वाले के बारे में हम लोग कैसे बोल रहे हैं? कौन सा हॉरिजॉन्टल? ए के पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना, ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग, एमजी एंड एन, एमजी एंड टी। हाँ नॉर्मल सर नहीं होगा ओके। इनके बीच में। नहीं होगा ना नॉर्मल। हाँ सर ठीक है ठीक है। अच्छा ये सोचो मैंने पकड़ के रखा हुआ है, मान लो बी को होल्ड करके रखा हुआ, बी को मूव नहीं करने दे रहा, तो क्या ए और हाँ बी में नॉर्मल लग रहा होगा?
मैंने इस ब्लॉक बी को होल्ड करके रखा हुआ है, मूव नहीं करने दे रहा, तो क्या ए और बी में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर। लग रही होगी तो बी को छोड़ दूंगा तो कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। हाँ सर। तो जब ए नॉर्मल आएगा ही नहीं तो ए के पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। ओके सर। सर ये रीजन एक बार फिर से बता सकते हैं, मतलब कि आपने छोड़ दिया उसको? यार बी को छोड़ दिए तो बी की राइट की तरफ जाने की टेंडेंसी आएगी या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ जाने की। फिर वो ए को पुश करेगा क्या? नहीं। फिर जब पहले पुश नहीं कर रहा था तो अब तो लेफ्ट की तरफ जाने की टेंडेंसी आ गई, अब तो बिल्कुल ही पुश नहीं करेगा। हाँ। और पूछना है किसी को? सर जब एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 बोल जाए तो उसको मैजिकल एमीटर ही मानना होता है। क्या मान सकते हैं? वो कि वो जादू से मेजर कर रहा है। हाँ बिल्कुल। सर ऐसा नहीं करना होता कि जब जब एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है तो उसको एक्चुअली टेंडिंग टुवर्ड 0 मानना होता है। नहीं, एमिटर की रेजिस्टेंस 0 मानो और बस वहां पे उसकी जगह एक वायर लो और उस वायर में जो भी करंट है वो एमिटर की रीडिंग है। सर क्योंकि वो जो मैट्रिक्स था उसमें मतलब आंसर एमीटर की दोनों है, रीडिंग। पी और एस दोनों आएंगे ना, बैलेंस नहीं शीट सर होगा। सर उसके अलावा एक और था। ये तो वाला उसमें जो ए वाला है उसमें अगर मतलब एमीटर की रीडिंग एक्चुअल करंट से थोड़ी कम होगी ना। एक्चुअल करंट कौन सा? मतलब अगर एमीटर नहीं होता तो। हाँ वो एक अलग बात है। अगर एमिटर तो नहीं मैंने फिर होता तो जो करंट होता, और जो एमिटर की प्रेजेंस में जो करंट है, बट एमिटर का तो जीरो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना हाँ क्वेश्चन। सर, आइडियल लिया हुआ। हाँ, तो उसको मतलब जब 0 बोलते हैं तो उसको ऐसे मानना है कि वो टेंडिंग टुवर्ड 0 नहीं है, वो 0 नहीं और नहीं, वो जीरो ही मानना है मैजिकल उसको। नहीं। एमिटर को जीरो रेजिस्टेंस मानना है, मतलब वहां वायर लगा के उसमें जो करंट आ रहा होगा वही रीडिंग बतानी है एमिटर की, लेस देन नहीं बतानी है उससे। अच्छा ठीक है। 5 सर एम्पीयर रीडिंग होगी इसकी। सर अगर किसी का आंसर पी है तो ऐसा होना चाहिए ना। हाँ बेटा, वो मैंने बोल दिया, वो करेक्शन लग गई है मेरे हिसाब से। पी और एस दोनों आंसर काउंट हो रहे हैं टुवर्ड्स सी पार्ट के। नहीं सर वो नहीं हुआ। पता नहीं, सर मैंने वो बोल दिया था और मेरे को ऐसा बताया गया कि हाँ आगे इन्फॉर्म कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली ऑनलाइन एग्जामिनेशन में रिजल्ट साथ के साथ शायद वो तुम्हारा स्कोर कार्ड बन जाता है, इस वजह से ऐसा कुछ हो गया तो हो गया हो। अदरवाइज कल मैंने बोल दिया था और बोल रहे थे कि हाँ हमने अपडेट कर दिया है। अब आई डोंट नो कि वो अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। नहीं सर, नहीं हुई अपडेट तो। गलती दिखा रहा है अभी वो पी और एस। बट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो करवा दिया गया है। चलेगा सर। सर इसमें 14 वाला भी हुआ। नहीं 14th ऊपर। हाँ क्या बताऊं? सर मेरा एक्चुअली ये मुझे समझ नहीं आ रहा, जॉकी मतलब पी और क्यू वाले सपाट में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एस वाला तो समझ गया। एस कौन है, पी क्यू कौन है? मुझे तो पी क्यू एस दिख ही नहीं रहे कुछ। 14th सर 14 की बात करो। 14। अच्छा 14। मैं 15th खोल के बैठा हूँ। हाँ जी। हाँ सर, ये बता सकते हैं। R1 R2 10 ओम में, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर पी क्यू दिया हुआ 1 ओम पर सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 ओम हो गया इसका भी रेजिस्टेंस, है ना। अब if R2 is made 20 ohm, then to get zero deflection in the galvanometer, हाँ तो सो वो एस वाला तो समझ आ गया कि जॉकी को एस पे, पर मुझे पी और क्यू वाले में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। the jockey at P can be moved towards right 2 centimeter. तो तेरे को इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना तो इसका यार।
दिख रही है ना स्क्रीन आपको? हाँ सर। इसका ये जो मैं लिख रहा हूँ ये दिख रहा है? हाँ सर। ये 12 वोल्ट है, ठीक है। 12 वोल्ट का इधर ये पॉइंट है R, और R से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ R1, और एक लगी हुई है वायर। ट्वेल्व पॉइंट से एक R1 लगा हुआ है और एक लगी हुई है वायर, ये वाली वायर। और यहां से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ R2, और वहां से फिर एक वायर। ये पॉइंट P है आपका, ये पॉइंट Q है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये इनिशियल ऐसा सर्किट है इनिशियली, और ये ऐसा पॉइंट, ठीक है। और ये PQ पूरी 10 सेंटीमीटर थी, तो ये 5 ओम और 5 ओम है ये, और पहले ये 10 ओम और 10 ओम थे। अब कर लेगा? सर वो अभी भी मुझे वो बस PQ वाले में ही डाउट है, मतलब कि P और Q पे वो क्या राइट। डाउट है? पूछ ना मेरे से ढंग से, क्या डाउट है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे PQ पे करने से इफेक्ट मुझे अच्छा, मतलब। R2 को क्या कर दिया गया? 20 कर दिया है, हाँ सर। तो इधर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया ना इस ब्रांच का। हाँ सर। तो अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं, सो दैट इधर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए और इधर का कम हो जाए, तो नल पॉइंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ सर। यही तो बोल रहा, और क्या बोल रहा वो? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया। हाँ, वो मुझे पी वो शिफ्ट करने वाला वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, अब समझ गया पर ठीक है सर। चलो, और किसी को पूछना है कुछ? ठीक है जी। और नकुल, क्या स्कोर? 165। कहाँ कट गए मार्क्स? मैग्नेटिज्म में गए सर। मैग्नेटिज्म में गए। ऐश्वर्या, तुम्हारे फ्लूइड में कहाँ चले गए भाई मार्क्स? हाँ जी ऐश्वर्या, हो आप क्लास में कि नहीं? हाँ सर। फ्लूइड में कौन से पार्ट में गड़बड़ हो गई बताओ जल्दी से। सर एक 31 डाउट था मेरे। एक सेकंड, मैं पेपर खोल रहा हूँ आपका, है ना। दिख रहा है पेपर? क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको ऑरिफाइस के जस्ट लेफ्ट में और राइट में 2 पॉइंट लेके उसके बीच में बर्नौली थ्योरम लगानी थी, मैंने सिखाया था ना ऐसा। क्यों? आपको एक पॉइंट यहां लेना है और एक पॉइंट यहाँ लेना है। यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेना है, और यहाँ का प्रेशर हो जाएगा 2 ρ GH प्लस ρG × 2H। तो इसके बाद P/ρ होता है ना, P/ρ में 2 ρ लेने ध्यान से, प्लस यहाँ की फ्लो वेलोसिटी इग्नोर कर दो क्योंकि ये वाला एरिया बहुत लार्ज ले लेंगे, और बाहर वाला प्रेशर P0/ρG, वो ये P0 यहाँ भी ऐड करना है, प्लस V²/2G, और यहाँ पे रो की जगह 2 ρ लेना है। मुझे लग रहा है आपने 2 ρ नहीं लिखा होगा, तो आंसर गलत हो गया होगा आपका।
देखो आएगा इसका आंसर। तो ये पी नॉट वाली टर्म तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 रो जी एच 2 रो जी एच 4 रो जी एच बाय 2 रो जी एच, तो 2 रो जी एच 2 तो 2 रूट जी एच, ऐसा आंसर कुछ सेकंड आंसर यही है। हाँ सर वही। क्या गड़बड़ हुई, यही 2 रो नहीं लिखा? नहीं सर मैं मतलब कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी, मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया सर। अच्छा आपने छोड़ दिया इसको, अभी क्लियर है? हाँ सर। तो ऐसा किया था ना हमने, एक जस्ट अंदर पॉइंट लो एक बाहर पॉइंट लो, बर्नौली लगानी उसके बीच में, टॉरिस-एलिस थ्योरम। हाँ सर उसमें मतलब एक ही डेंसिटी का था तो। तो इससे प्रेशर वेरी कर रहा है ना, दैट्स ऑल, और क्या है। हाँ सर हाँ। सर ऊपर वाले फ्लूइड की जगह एच हाइट का 2 रो लग सकते थे ना? हाँ एक तरीका ये, आप इस रो वाले को 2 रो से रिप्लेस कर दो और एच हाइट ले लो, उसके बाद आपको केवल 2 एच हाइट तक का फ्लूइड दिखेगा और वेलोसिटी सिंपल टॉरिस-एलिस फॉर्मूला लगा दो। हाँ सर। तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम तो इतना दिमाग लगा लेते हो, ट्रिक्स ऐसी। कॉन्फिडेंस नहीं आया फ्लूइड में एक्चुअली ना, कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा। और नकुल तूने क्या गलत किया भाई? 35। तो रेंज निकालो। नहीं निकालनी आती रेंज? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली एच साइड से यू स्पीड से फेंक दो तो कितनी दूर जाके गिरेगा? अच्छा चलो ऐसे समझो कि ये होल्स हैं और ये H1 और H2 है, कहाँ से? ग्राउंड से, तो ये हाइट H1 है और ये हाइट H2 है और ये टोटल हाइट सपोज H है। इन दोनों की रेंज निकालते हैं पहले तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आएगी √2g H1 हाइट वाले की, और जो ग्राउंड से H1 हाइट पे होल है, सॉरी उसकी वेलोसिटी √2g नहीं आएगी, उसकी वेलोसिटी आएगी √2g इंटू H माइनस H1। क्यों? क्योंकि पानी H हाइट तक है, तो ये हाँ हाइट सर यही गलती की। और उसकी जब रेंज निकालेगा तो रेंज आ जाएगी √2h1/g टाइम होता है इंटू √2gh माइनस H1। यही गलती की है। हाँ सर। सर इसमें ऐसे कर सकते थे कि क्वाड्रेटिक बनेगी हाइट एच में और फिर उसके सम ऑफ रूट h1 + h2/2 डायरेक्ट आ जाए। हाँ वो भी ठीक है। आप इसको इन जनरल स्मॉल h लिखो, रेंज लिखो, रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए जो कंडीशन होती है वो उसके रूट्स इक्वल पर होती है, तो इक्वल रूट्स ले लो उसके। ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके हैं सोचने के, मुझे तो याद ही रहता है मैक्सिमम रेंज के लिए मिडल में आता है। चलो और बोलो। और कौन सा गलत हुआ? क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज टू पोटेंशियल V0, बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, C2 से कनेक्ट कर दिया। रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम आफ्टर एंड बिफोर कनेक्शन, तो बिफोर कनेक्शन तो हाफ C1 V0 स्क्वायर होगी, आफ्टर कनेक्शन दोनों में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सच दैट पोटेंशियल सेम हो जाए। ऐसा हमने पढ़ा हुआ, वो जो कॉमन पोटेंशियल आता है वो C1 V1 + C2 V2 बाय C1 + C2 के बराबर आता है, मुझे याद आ रहा है। तो कॉमन पोटेंशियल C1 V0 बाय C1 + C2 होगा, फिर एनर्जी लिख लेंगे नई। ठीक है सर, नहीं हो जाएगा सर। और कोई? हिमांशु क्या स्कोर? 165 सर। और नकुल तेरा कितना है? 170 या 165 तेरा भी?
कुछ नहीं सर। चलो पूछना और किसी को कुछ? चलो जी बंद कर रहा हूं मैं इसको। सर हाँ जी। सर इसका आंसर 0 आ रहा था। हाँ बिल्कुल 0 है इसका आंसर। सर मैंने तो फिर से ट्राई किया, बहुत ही गंदा आ रहा है, रूट ऑफ 293 टाइप टर्म भी आ रहा है। ऐश्वर्या कैसे आया 0? सर लास्ट में मैंने पहले I1 I2 I3 ऐसे लिया था एंड लास्ट में सर आई कैप और जे कैप में कंपोनेंट्स आ रहे थे, फिर वो जो सम था I2 I1 और I3 का वो 0 हो जा रहा था, इसके वजह से मतलब पूरा 0 हो जा। बिल्कुल बिल्कुल यही लॉजिक है इसका, बढ़िया वाला। और किसी ने किया? हाँ सर। आ गया 0? हाँ सर। और उसके लिए एक्चुअल करंट्स निकालने पड़े क्या? सर मैंने तो एक्चुअल करंट निकाल के देखा, पर फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वो 0 ही ऐड हो रहा है। नहीं एक्चुअल करंट्स नहीं निकालने की जरूरत है। मैंने जहां पर ये छोड़ा था, आप ये सोचो ना, मैंने केवल इसका ये साइड फेस बनाया था। मैंने इसका ये साइड फेस बनाया था PQRS वाला, और इसमें करंट मान लिए थे CEF और B था इसमें नीचे वाली ब्रांच में। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर मैं C पॉइंट पे फील्ड का ये वाला कंपोनेंट लिखना चाहूं केवल, तो कितना आएगा? मैं तो यहीं छोड़ गया था क्योंकि तुम उल्टे सीधे आंसर बता रहे थे मेरे को इसके। मेरे को ये बताओ PS की वजह से यहाँ पर फील्ड किधर आएगी? वो नीचे वाले साइड की तरफ डायरेक्टेड। क्यों? वो 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये 45 डिग्री का एंगल है क्या ये वाला? हाँ सर। ठीक है। यस सर। खैर मतलब मेरे के लिए काम की बात क्या है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के, राइट? सर 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 हाँ बोल। सर इस क्वेश्चन को आपने जहाँ एंड किया था, आपने इस फेस बस एक फेस लेके करना, उसके अलावा और कुछ एंड, उसके अलावा और कुछ बताया था क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं बताया था, मैं तो तुम लोग इसके उल्टी सीधी डायरेक्शन बता रहे थे, मैंने तो गुस्से में बंद कर दिया था कि मैं नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है सर, तो मैं एक्चुअली एंड में था नहीं तो इसलिए पूछा सर। तो PS की वजह से फील्ड आएगी B, कितनी आएगी? μ0 E बाय 4 पाई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं R लिख लेता हूं, R इंटू साइन ऑफ, इधर से एक एंगल आएगा उधर से एक एंगल आएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा है ना, तो 2 साइन थीटा, राइट? और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। अब जितने भी करंट्स हैं सबकी वजह से, अगर मैंने करंट क्लॉकवाइज लिया है तो सबकी वजह से ये वाले कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में आएंगे, और मैं केवल इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला कंपोनेंट सबकी वजह से अंदर की तरफ आएगा, और ये वाला कंपोनेंट केवल उनके करंट इंटू साइन 45 ऐसा आएगा। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब ऐसा कंपोनेंट E की वजह से भी आएगा, ऐसा ही F की वजह से भी आएगा, ऐसा ही B की वजह से भी आएगा अगर B को इधर मान लूं, और ऐसा ही C की वजह से भी आएगा। तो जो टोटल फील्ड का कंपोनेंट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा वो μ0 बाय 4 पाई R 2 साइन थीटा इंटू साइन 45 इंटू E प्लस F प्लस B प्लस C आएगा, जो कि 0 होगा, क्योंकि इस लूप में अगर इस लूप के अंदर PQRS में मैं KVL लगाऊंगा तो क्योंकि इसमें कोई EMF तो लगी नहीं हुई, तो टोटल IR 0 होगा, और R सबका सेम है तो टोटल I का समेशन 0 होगा। तो सर एक बार फिर से बोल सकते हैं प्लीज? क्या? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज? क्या रिपीट करना है बेटे? आपने बोला E प्लस F प्लस B प्लस C 0। हाँ, ये मैंने ऐसे बोला कि अगर मैं PS
क्यू आर में केवीएल लगाऊं तो क्या लिखूंगा, माइनस ई इंटू आर माइनस एफ इंटू आर माइनस बी इंटू आर माइनस सी इंटू आर इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसमें ये है नहीं कोई। हाँ सर। तो अलजेब्राइक सम ऑफ करंट 0 आ जाएगा ना इस लूप में। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। तो इस क्यूब के हर एक फेस में ऐसा ही होने वाला है ना। हाँ सर। तो हर एक फेस की वजह से उसके फेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। अब ध्यान से समझना, ये वाला जो फेस था, ये वाला लूप जो मैंने लिया था पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, इसमें मैंने एक एक कंपोनेंट्स लिए थे इन सब के जो इस फेस के परपेंडिकुलर थे। जो दूसरे वाले कंपोनेंट्स हैं, अगर पी क्यू के दूसरे कंपोनेंट की बात करूं तो वो इस लूप की कैलकुलेशन में ऐड अप हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये वाली जो वायर थी पीएस, इसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर आ रहा था, एक इधर आ रहा था। ये वाले कंपोनेंट्स की समेशन पीएस, क्या ये पी क्यू आर एस होना चाहिए, पता नहीं क्या लिखा मैंने लेबलिंग गलत की हुई है, वट। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है प्लेन के परपेंडिकुलर वाला, वो इसके समेशन से 0 हो गया, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है वो जब मैं टॉप फेस की समेशन करूंगा तो उससे 0 हो जाएगा, है ना। तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। करंट कहीं से भी एंटर करके कहीं से भी बाहर निकले, और कहीं से भी एंटर करके कहीं से भी बाहर निकले, मतलब लिटरली कहीं से भी एंटर करके कहीं से भी बाहर निकल जाए, करंट 0 आएगा। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 0 आएगी। कोई भी रेगुलर 3D फिगर आपकी ऐसी बनेगी, उसमें फील्ड सेंटर पे 0 आएगी। ठीक है, कोई डाउट? कोई कुछ नहीं बोल रहा? नहीं सर, क्लियर है। चलिए, सर एक सेकंड थोड़ा नीचे कर सकते हैं। थैंक यू सर। तेरा माइक ऑफ रख सार्थक, डिस्टरबेंस आ रही है उसमें से। चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर, आप एक बार मुझे एनाइसोट्रोपिक रेसिस्टर के बारे में बता सकते हैं? एनाइसोट्रॉपिक रेजिस्टर के बारे में तो मैं नहीं कुछ बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है। सर वो तो ठीक है। तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट द आइडिया इज कि उसमें डायरेक्शनल इफेक्ट आ जाएगा ना। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ही पढ़ा था ना हमने। हाँ सर, वो यूज कर रहा हूँ, पर फिर मुझे उससे सही आंसर नहीं आ रहा। तो वो अलग से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन दिखा दियो, बहस कर लेंगे बैठ के, कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चन किया नहीं है एनाइसोट्रॉपिक रेजिस्टर पे आज तक। ओके सर। बस एनाइसोट्रॉपी मालूम है, और मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि उसमें J इज इक्वल टू सिग्मा ही लगा सकते हैं। हाँ सर, तो मतलब दो कंपोनेंट लगा के फिर हाँ उसको तो ऐड कर देंगे। हाँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सोचेंगे, करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग से, यहाँ तो नहीं करूंगा इस ओके पे में। सर जेई के सिलेबस में है क्या ये एनाइसोट्रोपिक रिलेशन? होता तो मुझे आता होता। ओके सर। ठीक है जी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे इंटरैक्शन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल विद मैग्नेटिक फील्ड। सर, आप ACL के थोड़े और एग्जांपल्स करा सकते हो क्या?
मैं आपको उसकी शीट दूंगा करने के लिए सॉल्व, उसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। इंटरेक्शन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बेसिकली चैप्टर की बिगिनिंग में सबसे पहले यही बात की थी कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो द आइडिया इज, एक स्टेशनरी चार्ज है अगर आपके पास है, एक स्टेशनरी चार्ज आपके पास है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर आपके पास एक मूविंग चार्ज है, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप समझें इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या था। हमने बोला था यार, अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट, तो हमने बोला था कि उसके अराउंड एक इनविजिबल एजेंट एग्जिस्ट करता है जो उस पर फोर्स लगा रहा है, राइट। तो सिमिलर तरीके से आप समझें कि अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब एक मैग्नेट अपने सराउंडिंग स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रही है। और एक मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट कर पा रहा, तो दी रूट का कॉज इज द मूविंग चार्जेस प्रेजेंट इन द मैग्नेट। तो एक मैग्नेट के अंदर, मटेरियल के अंदर मूविंग चार्जेस, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, और वो अगर दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहे हैं तो बेसिकली उसके मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगा रहे हैं। यहां से मैं आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूं कि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड can exert force on a stationary charge। हाँ जी आर्या, कुछ पूछना आपको? सर आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन नहीं दिख रही है? बाकी लोगों को दिख रही है? हाँ सर। तो मैं स्टॉप करके रीशेयर करके देख लेता हूँ एक बार। आर्या, अगर आपको अब भी नहीं दिख रही है, बाकियों को दिखनी शुरू हो गई स्क्रीन दोबारा? हाँ सर। आर्या, आप दिख रही है आपको? नहीं, वो लॉग आउट करके लॉग इन करेगी। तो मैं ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज एज वेल एज अ मूविंग चार्ज, और ये इसके फॉर्मूला में भी इनबिल्ट है। द फोर्स ऑन ए चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई। तो इसका उसकी वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं दिखाई दे रहा, तो एफ इज क्यू ई। तो क्यू स्टेशनरी है या मूविंग है, इस फॉर्मूला को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड अगर है, इट कैन इंटरेक्ट विद द मूविंग चार्ज बट नॉट विद द स्टेशनरी चार्ज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्पेशल वर्ड यूज करना पसंद करूंगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। आगे जाके हम देखेंगे एक डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड आती है, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है, और एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चार्ज, स्टेशनरी चार्ज से भी इंटरेक्ट कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज किया। अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन इंटरेक्ट विद
only a moving charge. It cannot interact with the stationary charge. आगे जाके हम एक डायनेमिक यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे जो स्टेशनरी चार्ज के साथ भी फोर्स इंटरेक्ट कर सकती होगी. The force of interaction या force exerted by a magnetic field on a charged particle is given by the formula F is equal to QV cross B. This is known as magnetic Lorentz force. ये हमारी observations और careful measurements के ऊपर बेस्ड है. जैसे कूलम्स लॉ हमारे पास आता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स K Q1 Q2 by R square आती है, ऐसे ही we have this as known as the magnetic Lorentz force. तो हमारी ऑब्जर्वेशंस और केयरफुल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल Q को आप V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, then it experiences a force that is given by F is equal to QV cross B. तो क्लियरली ये फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और ये फोर्स चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है. क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो F डॉट V 0 आने वाला है, F डॉट B भी 0 आने वाला है. तो मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आएगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर आएगी. अगर मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगी, that means this force cannot change the speed and kinetic energy of the charge particle. It can alter the direction. अरे वापस आ गई क्या? हाँ सर. दिख रही है स्क्रीन आपको? हाँ सर, अब दिख रही है. सर एक बार थोड़ा ऊपर भी आ सकते हैं? हाँ जी. हाँ सर बस. सर लॉरेंस फोर्स लॉ टाइप है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है. लॉरेंस फोर्स लॉ टाइप है. हाँ बिल्कुल. और लॉरेंट्स फोर्स अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो बी केयरफुल. व्हेन आई यूज द टर्म लॉरेंट्स फोर्स, सो लॉरेंट्स फोर्स इज QE प्लस QV क्रॉस B. अच्छा, ये F इज इक्वल टू QE, क्या ये लॉ है? अगर मैं केवल QE लिखूं भी, एक चार्ज पार्टिकल QE इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स QE लगेगी, क्या ये एक लॉ है? नहीं. नहीं. क्या है फिर? ये स्टेटमेंट है. इलेक्ट्रिक हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है. हाँ सर. क्यों? हाँ सर. लॉ कौन सा है? कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज K Q1 Q2 by R स्क्वायर. और वहां से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर ली. सिमिलरली शुरू में ठीक है, मैग्नेटिज्म बड़ी डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ था. पहले बार मैग्नेट्स डिस्कवर हुए तो हमने उनको सिमिलैरिटी दिखाते हुए अपनी तरफ से कुछ डेफिनेशन बना ली. बट अल्टीमेटली जब हमारी पूरी स्टडी हमने कर ली और हमने ये देखा कि यार मैग्नेटिज्म एक्चुअली मूविंग चार्ज की वजह से ही होता है, तब हमने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि ये जो चार्जेस हैं इनकी इंटरेक्शन फोर्स क्या आती है. तो वहां से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स का एक लॉ आया, F इज इक्वल टू QE क्रॉस B. एंड दिस देन is I can say मैचेस विद दी बायो-सावर्त लॉ, जो हमें एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना सिखाता है. तो मतलब मैं इसकी पूरी हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम कौन सी चीज पहले कैसे आई, बट आप समझो कि आप कूलम्स लॉ को लिख रहे हो
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हो QE। उसके बाद आपने ये बता दिया कि इसका मतलब किसी चार्ज Q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर होगी, है ना। अब यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, या तो मेरे पास पहले एक लॉ आया कि फोर्स QV क्रॉस B होती है, और फिर वहां से मैं ये इन्फर कर पा रहा हूँ कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, या मैंने दो मूविंग चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन निकाल ली और वो किया। तो मतलब मैं उसकी बहुत बारीकी से कहानी नहीं जानता कि बायो-सावर्ट लॉ कैसे बनाया इन्होंने या ये कैसे बनाया, बट दीज आर इंटर रिलेटेड। मतलब मैं आपको थॉट प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस फॉर्मूला एक्चुअली ना, दिस इज या तो ये डेराइव होगा या फिर वो डेराइव होगा, बायो-सावर्ट वाला डेराइव होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंटल आई हमारे पास ना। सर ये वाला तो शायद पुरसेल में दिया हुआ है इसका कुछ तो क्या डेरिवेशन टाइप क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन तो बायो-सावर्ट लॉ की भी मिलती है। इट इज लॉजिकल उससे कि हाँ भैया ऐसा कैसे आता है, वो ये एक ही बात होगी ना। वो मतलब कहीं ना कहीं से तो आपने बताया होगा ना। आप पहले बी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी तो करोगे ना, बी कितनी है। नहीं सर, उसने बी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन नहीं की। जब तक मैं बी को मेजर नहीं करूंगा तब तक मैं फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस बी कैसे बताऊंगा। सर उसने रिलेटिविटी से कुछ तो किया। वो एक अलग चीज हो गई, वो नेक्स्ट स्टेप है। उसमें ऐसा बोलते हैं कि भैया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। एक और रेफरेंस फ्रेम में जा रहे हैं और उस रेफरेंस फ्रेम में आपको मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के बराबर होती है, फिर वो फॉर्मूला को QE कर देते हैं वो। तो लेट अस नॉट डिवेल्व इनटू दैट। वो मतलब अपने स्कोप से ऊपर की चीज है फिलहाल। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिविस्टिक रिजाइम में बिल्कुल मूव नहीं करूंगा, मेरे स्कोप से ऊपर है, टू बी वेरी फ्रैंक, और के स्कोप से भी। सर आपने नेट फोर्स को लॉरेंट फोर्स कहा है ना। हाँ, QV क्रॉस B को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और नेट फोर्स उन्हें चार्ज पार्टिकल लिखनी है तो QE प्लस QV क्रॉस B। सर अब थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं क्या। यहाँ से आगे हम ऐसे डोमेन में एंटर करने वाले हैं जिसमें टू बी वेरी फ्रैंक हमारी नॉलेज, मतलब मेरी नॉलेज भी एक लिमिट से ऊपर नहीं जाती है। मैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं ना 11th वाली मैकेनिक्स में, एक बेसिक लॉज आपको समझ में आ गए, न्यूटन्स लॉ या वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहीं से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सब डेराइव होता है, और वो विदाउट फेल सब जगह लगते हैं। लेकिन ये जो फिनोमिनन हम पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है। तो आपके बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होंगी जिसके मैं आंसर्स आपको नहीं दे पाऊंगा। आगे आगे जाके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे पहुंच जाएंगे, लाइट पे पहुंच जाएंगे, ड्यूअल नेचर पे पहुंच जाएंगे। तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, और आई डोंट हैव क्लियर आंसर्स फॉर ऑल दी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। तो जितना जेई के स्कोप में है मैं उस स्कोप तक आपको पूरी चीज पढ़ा पाऊंगा, लेकिन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जेई जो आपका हायर लेवल पे फिजिक्स में आता है, तो मैं वो सारी क्वेरीज, देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस जो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा फ्रैंकली। सर मुझे एक्चुअली उसके भी ऊपर का एक स्टेटमेंट देखना था। हाँ सर, थैंक यू। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मतलब कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मैं आंसर्स नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके सराउंडिंग स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। इस रीजन में डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। अब सपोज मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखता हूँ Q एट रेस्ट। ध्यान से समझो, मैं इसका PDF भेज देंगे। हाँ भेज दूंगा बेटा। ठीक है सर। आप ध्यान से समझें जरा, जब मैंने फोर्स मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला लिखा QV क्रॉस B, तो किसी चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लग रही है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है।
और अगर वो फोर्स उसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट है। नहीं, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चार्ज पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, और अगर उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो उस पर लगने वाली फोर्स भी डिफरेंट आ जाएगी, है ना। अब यहां समझे ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है एट रेस्ट। जब एट रेस्ट बोलता हूं तो मतलब मेरे को कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें वो स्टेशनरी है। तो लेट मी डिफाइन एन ऑब्जर्वर, दैट देयर इज एन ऑब्जर्वर ओवर हियर एंड दिस ऑब्जर्वर इज सेइंग कि ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। और ये ऑब्जर्वर अगर इसकी स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है तो ये कहता है ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी और यहीं पड़ा रहता, कहीं नहीं जा रहा। और ठीक है, बिल्कुल ये हमारी ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन को आप ऐसे कहोगे कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकती है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन क्योंकि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसकी वजह से फोर्स लग नहीं रही होगी। और करंट कैरिंग वायर अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लग रही होगी, तो ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी और स्टेशनरी पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। और ये हमारी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल हमारी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से मैच करती है। नाउ देयर इज अनदर चार्ज पार्टिकल Q which has a velocity v as seen by the same observer। अब इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसके पास एक वेलोसिटी है v, और अगर इसके पास वेलोसिटी है v तो ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये डेविएट कर जाएगा। किधर को डेविएट कर जाएगा? मुझे ये बताओ, इस पे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स किधर लग रही होगी? अंदर लेफ्ट। क्यू वी क्रॉस बी, वी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वी क्रॉस बी इधर आएगा। हाँ सर। तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाने की बजाय ऐसे डेविएट कर जाएगा, राइट। हाँ सर। डेविएशन का कॉज है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। नाउ लेट अस सर इक्वल टू जीरो का क्या बताया आपने? इक्वल टू जीरो क्या बताया मैंने? मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो सर, मतलब चार्ज तो फ्लो कर रहे हैं ना उस कंडक्टर के अंदर। हाँ, इक्वल टू जीरो नहीं कह पाएंगे ना सर? क्या इक्वल टू जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज फ्लो करने से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा जनरेट होती है। नहीं मतलब किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो चार्ज रहेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना उस पॉइंट पे। उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने नेगेटिव चार्जेस भी होंगे ना उस वायर में। हाँ ठीक है सर, सॉरी सर। अब एक और ऑब्जर्वर लेते हैं यहाँ पे, एंड दिस ऑब्जर्वर has the same velocity v as this charge particle। अब इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। हाँ सर। इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 0। और ये जैसे जैसे ये ऑब्जर्वर और ये चार्ज पार्टिकल दोनों ऊपर जाएंगे, इसको इसकी वेलोसिटी 0 दे रही है, लेकिन इसको ये डेविएट करता हुआ तो दिखाई देगा ना इधर को, इसको ये तो लगेगा ना मेरे से दूर हो गया ये। हाँ सर। तो ये ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि यार इस चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट स्टिल इट इज मूविंग टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर आफ्टर सम टाइम। That means somebody has exerted a force on this charge particle because of which the charge has acquired a velocity towards the current carrying wire। अब इस चार्ज पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सॉरी इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस स्टेशनरी चार्ज पे एक फोर्स लग गई। अब ये कहेगा स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लग गई तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ओवर हियर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाती नहीं। तो इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी?
क्योंकि हमने ये एक इस्टेब्लिश कर रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होती है, और अगर v जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जीरो है, एंड स्टिल वी ऑब्जर्व दैट दिस चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर, सो व्हाट वी विल कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी सम फील्ड प्रेजेंट जो स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगा सकती है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है। तो ये जो मूविंग ऑब्जर्वर है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये सब रिलेटिविस्टिक है, और डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। मतलब जो नॉर्मल ऑथर्स हैं, HCV ने भी लिख रखा है, उसने कहा यार कि फोर्स तो वही रहेगी, तो आप क्यू वी क्रॉस बी को क्यू ई लिख लो, और आप ये कह दोगे कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी वी क्रॉस बी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बी को अगर किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया जाए जो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है वी क्रॉस बी के बराबर। सर सर ये रीजन तो समझ गया कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखनी चाहिए सर, पर अगर हम क्वालिटेटिवली सोचें तो मतलब चार्ज तो इक्वली है, जैसे वायर में जितना पास में ज्यादा उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगी। हाँ, तो अब क्वेरी ये है, क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख रही है, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चार्ज कहाँ से आया? हाँ सर। सर वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव बिल्कुल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का बिल्कुल, तूने पढ़ा है ये सब। डेंसिटी अलग होगा। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो करंट कैरिंग वायर है इसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस चेंज कर जाएंगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से इसकी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, और ये वायर इसको चार्ज्ड दिखाई देगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। और यहाँ पे मैं इसको पॉज कर दूंगा, मैं इसके आगे डिस्कशन नहीं करूंगा आपके दिमाग में एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क छोड़ के, क्योंकि मैं इसके आगे इसको ना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना मैंने रिलेटिविटी को इस लिमिट तक पढ़ा है। मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको बुक्स में ऐसी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो सर बस इतना बता सकते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब? बस इतना बता सकते हैं? तेरा क्वेश्चन बस नहीं है ना यार। हाँ, इसके बाद भी एक और है सर, क्या बस इतना बता सकते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब? तो मुझे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के स्पेलिंग लिखने आते हैं? नहीं सर, मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो तब भी पॉजिटिव और नेगेटिव उतने ही रहेंगे, तो डेंसिटी तो इक्वली होनी चाहिए ना। क्या आपको मालूम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? मतलब नहीं सर, इसलिए मैंने आपसे मुझे भी नहीं पूछा है, मालूम है, इसलिए हम इसके आगे इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो बस लास्ट स्टेटमेंट एक और बार बस रिपीट कर देंगे। कौन सी वाली? वही जिसमें आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोला था। मैंने ये बोला था कि इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑल्टर कर जाएंगी, और वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफरेंट होंगी, नेगेटिव के लिए डिफरेंट होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अलग दिखाई देगी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अलग दिखाई देगी, और इसको ये वायर चार्ज्ड दिखाई देगी। अच्छा, हाँ सर, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। खैर, हम ये सारी कहानी के ऊपर बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, दोबारा से बात नहीं करेंगे इस बारे में। हमारी सिंपल साधारण जो 12th क्लास के लेवल पे जेई के स्कोप में स्टडी है, दैट इज अबाउट दिस लॉरेंट्ज फोर्स क्यू ई एंड क्यू वी क्रॉस बी। तो हम यहाँ से आगे चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना सीखेंगे जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है सर, तो मतलब लॉरेंट्ज फोर्स एक फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है? अच्छा, ठीक है। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है, ये टोटल फोर्स उतनी ही आती है अगर दो इनर्शियल फ्रेम से देखा जाए तो। अच्छा, हाँ सर, ठीक है। क्योंकि उस फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हाँ सर, समझ गया। तो हमारी स्टडी यहाँ से आगे रिवॉल्व करेगी इस फोर्स की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो एक बड़ी
जबरदस्त सी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स यहाँ पर लग रही है। तो वी विल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। कुछ की पॉइंट्स अगर आपको ध्यान रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। फोर्स क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल है, तो ये फोर्स हमेशा उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आने वाली है। और अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आने वाली है तो ये जो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन हमारे पास इस फोर्स की वजह से आने वाली है वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आने वाली है। जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है उसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आपको सर्कुलर मोशन याद हो तो सर्कुलर मोशन में आपने नॉर्मल, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात की होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो नॉर्मल या सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग the direction of a velocity vector. It does not change the magnitude of the velocity. तो स्पीड नहीं बदलती है इसकी वजह से, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वेक्टर्स के ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन। ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A is turned about its tail by angle theta. Find delta A and delta A. हाँ जी, आंसर्स। सर पहले वाले का 0 और सेकंड वाले का 2a sin थीटा। सर 2a sin थीटा बाय 2। तो चेंज, ये हो गया चेंज, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 0। तो वेक्टर ए को अगर आपने टर्न कर दिया थीटा एंगल से तो देयर इज नो चेंज इन द लेंथ। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0। सेकेंड पार्ट का आंसर निकालना है तो आपको एक वेक्टर दिख रहा है P, एक वेक्टर दिख रहा है Q। तो मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर का मतलब है Q वेक्टर माइनस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है आपसे। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड A है और इनके बीच का एंगल थीटा है। हाँ जी, कितना?
2a sin 2a theta sin टू theta ए by साइन two. थीटा फर्स्ट sin तरीके से theta एक by 2. साधारण सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। तो a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा एंड दिस विल बी 2a sin थीटा बाय 2। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, नकुल, हिमांशु, ऐश्वर्या। नहीं दूसरा तरीका डायग्रामेटिकली हो सकता है, ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, ये डेल्टा ए वेक्टर है ना। आप देख सकते हैं p प्लस डेल्टा ए वेक्टर, यही तो है q माइनस पी। देखो डायग्राम में लग रहा है कि नहीं ये q माइनस पी है। p वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर q वेक्टर के बराबर लग रहा है ना। तो ये लेंथ निकालनी है आपको। अब आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये थीटा बाय 2 होगा और ये लेंथ a है तो ये a साइन थीटा बाय 2 हो जाएगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इसको ओ ए बी ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में हाइपोटेन्यूज ए है, परपेंडिकुलर निकालना है तो a इंटू साइन थीटा बाय 2। तो क्लियरली मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर की वैल्यू 2a साइन थीटा बाय 2, है ना। कोई डाउट किसी को? सर 1 सेकंड का ऊपर कर सकते हो क्या? और ऊपर? नहीं सर बस। हाँ सर ठीक है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलें आगे। आर्या, आर्या की तो आज कनेक्शन ही खराब है बहुत बुरी तरीके से। हाँ जी प्रतीक्षा। यस सर। पूछना पड़ता है मेरे को, हाजिरी लगानी पड़ती है थोड़ी देर बाद भी, जिंदा है नहीं है, आवाज है कोई क्लास में कि नहीं, है ना। चलो अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt। मैं जरा नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में आपका विजन ब्रॉड करना चाहता हूं, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस। एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt। इफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसका मतलब dv इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब ध्यान से समझना, ये v, ये dv और ये नई वेलोसिटी v प्लस dv। अगर dv v के परपेंडिकुलर है तो v प्लस dv का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। क्यों भाई? देर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड राइट, बट देर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। तो v वेक्टर टर्न कर गया होगा d थीटा एंगल से, तो d थीटा रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ v वेक्टर। इस डायग्राम में d थीटा की वैल्यू dv का मैग्नीट्यूड अपॉन v का मैग्नीट्यूड आएगी। Right? So the rate at which the direction of velocity vector changes will be 1 by v into dv by dt, that is the normal acceleration by velocity. So the normal acceleration is equal to v times d theta by dt, where d थीटा बाय dt रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है d थीटा बाय dt? क्या रिप्रेजेंट करता है d थीटा बाय dt?
ओमेगा किसका ओमेगा? एंगुलर किसकी एंगुलर वेलोसिटी? पार्टिकल की? वेलोसिटी वेक्टर की। वेलोसिटी वेक्टर की। Yes, it represents the angular velocity of the velocity vector. So where d theta by dt is the rate of rotation of velocity vector. तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, केवल डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी, और वो नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको बताएगी कि वेलोसिटी वेक्टर का रेट ऑफ रोटेशन कितना है। ये अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस में काम आएगी ये चीज, नॉर्मल क्वेश्चंस में तो इतना टफ नहीं रहता। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? सर वो डायग्राम में जो मार्क किया है वो dv होल वेक्टर है या d ऑफ v वेक्टर है? डी ऑफ वी वेक्टर है, डी वी होल वेक्टर कुछ नहीं होता है। हाँ सर ठीक है। डी इज चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेक्टर तो वी पे ही लगेगा, डी तो हमेशा किसी के चेंज के लिए होता है। ओके सर। तो ये हमेशा देख, या तो ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा, इसको कैजुअली ऐसे लिख देते हैं। अच्छा हाँ सर ठीक है, समझ गया। लेकिन होल्ड करना आप लोग। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सर तो इसकी प्रॉब्लम्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में अप्रोच करना सिंपल होगा। हाँ, ओके सर। पोलर कोऑर्डिनेट में ना भी अप्रोच करो, आपको वेलोसिटी की ओरिएंटेशन के बारे में सोचने के लिए ये काम आएगा। और देखेंगे, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है कि पोलर आसान हो, लेकिन मैं वेलोसिटी वेक्टर की टर्म्स में लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पसंद करता हूँ। खैर फिलहाल एक टास्क है आपके लिए, आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं ले पाऊंगा मैं, एक टास्क है आपके लिए, और बिल्कुल एलिमेंट्री जैसे काइनेमेटिक्स में आपको पाथ डिस्क्राइब करना सिखाते थे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी निकाल के दिखाओ, पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, तो आप ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल के दिखाते थे। मैं बिल्कुल वैसा एक एलिमेंट्री टास्क आपको दे रहा हूं। प्रूव दैट if a charged particle is projected with an initial velocity perpendicular to a uniform magnetic field, it will move in a circle. ठीक है, मतलब एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए मेरे को, अच्छे वाला, मतलब लॉजिकल रीजनिंग से प्रूफ नहीं चाहिए। आई वांट अ रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ। तो मुझे इसका एक रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। तो ये आपकी टास्क है, ये आप करके लाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे प्रैक्टिस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल पे।
ऊपर स्क्रॉल अप कर सकते हैं। बस बस। और ये जो दूसरे ग्रुप के बच्चे, इनके साथ मैंने फ्लूइड का मटेरियल शेयर किया था, सॉल्व कर लिया क्या आपने वो पूरा? सर थोड़ा बचा है। उसको कर लो, फिर एक दिन उसके डिस्कशन के लिए क्लास रखेंगे। मुझे बताओ कब करोगे? सर आज करेंगे। वेंसडे तक कर लोगे? हाँ सर। यस सर। ठीक, तो वेंसडे को मैं आपकी फ्लूइड्स की डिस्कशन की क्लास रखूंगा। कल हमारी रेगुलर क्लास है यही टाइम पर, उसमें हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ें, और मैग्नेटिक्स का मैंने आपके साथ मटेरियल शेयर किया हुआ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें एम्पियर सर्किट लॉ तक। ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है बेटा। सर मैंने सर वो हाँ सर जी, सर वो बोलो। अमल तू बोल रहे। सर वो एक्सेस रिक्वेस्ट भेजा आपको गूगल ड्राइव का, नहीं खोल कौन सा? क्या क्या देखना है बेटे? वो तो उसमें से तो हटा दिया था मैंने सारा। गूगल ड्राइव पे स्पेस की प्रॉब्लम अच्छा आ रही तो थी। ओके 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 सर। क्या पर्टिकुलर चीज चाहिए आपको? नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड का आपने शेयर कौन सा किया बता सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के तो मैंने लिंक शेयर किए थे ना आपसे, वो जूम पे सारे वीडियोस पड़े थे उनके। नहीं या वो और मटेरियल मटेरियल की मटेरियल। बात कर रहे हो? वो मैं हाँ आपसे एक तो गूगल ड्राइव पे कल डाल, एक तो मैंने व्हाट्सएप पे डाला आपके साथ कल, हाँ और दूसरा और एक और मैं अभी डाल देता हूँ, वो आपके ओ साथ ही शेयर, ग्रुप ठीक वालों शेयर। ठीक है। सर हम्म सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो क्विज वन थी पूरी जेई वाली, और अभी प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपने दिया था करंट का, उसमें तो डाउट डिस्कशन कब रख सकते हैं? कर लेते हैं प्लान, उसको भी कर लेते हैं बेटा। अभी मैं ये वाला जो चीज चल रही है, मैं एक बार इसको फिनिश ऑफ कर दूं, फिर करते हैं डिस्कशन उसको। तो मतलब कल नहीं है ना वो डाउट क्लास? नहीं, ओके कल आगे सर बढ़। आप हमारे ग्रुप में भी वो फ्लूइड्स वाला शेयर कर देंगे क्या? रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। सर मुझे एक डाउट था। बोल। सर वो मतलब बस एक लैंग्वेज का ही इशू था कि मतलब अगर कोई बैटरी चार्ज हो रही है, सेल चार्ज हो रहा है, तो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब उसमें हीट डिसिपेटेड भी काउंट करते हैं नहीं? तो अगर आप टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब बाय दी सेल फ्रॉम दी एक्सटर्नल सर्किट पूछेंगे, तो उसमें हीट डिसिपेटेड भी आएगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे सेल ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की, तो केवल वो आएगा, EI। ओके सर, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दिया आपके फ्लूइड का मटेरियल जो दूसरे ग्रुप से शेयर किया हुआ था, और मैग्नेटिक्स के क्वेश्चंस। मैग्नेटिक्स वाला जो मटेरियल है मैंने जो शेयर किया वो बहुत एलिमेंट्री लेवल का है, आपके बेसिक लेवल की प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मैंने आपका एलन का मॉड्यूल आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी, है ना? सर। चलिए ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।